शाहजहां के पश्चात औरंगजेब मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली शासक। औरंगजेब उत्तराधिकार युद्ध में विजयी होने के पश्चात 1658 से 1707 ईस्वी तक शासक के पद पर रहा। जैसा कि पूर्व में हमने देखा था, औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक जुलाई 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित कर दिल्ली आगरा पर अधिकार करते हुए किया था। इस समय उसने राहदारी और पानदारी जैसे करों को समाप्त कर दिया था। राहदारी कर आंतरिक पारगमन शुल्क के रूप में होता था, जबकि पानदारी एक व्यापारिक कर था। इसके पश्चात दौरा के युद्ध के बाद जब दारा को अंतिम रूप से औरंगजेब ने पराजित किया, औरंगजेब ने पुनः अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया जून 1659 में। दूसरे राज्याभिषेक के बाद औरंगजेब के पास फारस और बुखारा के शासकों के दूत आए थे उपहार लेकर। औरंगजेब ने फारस और बुखारा के शासकों के राजदूतों का अपने दरबार में स्वागत किया। इस प्रकार मुगल शासकों में औरंगजेब पहला शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब ने दक्कन के गवर्नर रहते समय, जब शाहजहां शासक था और औरंगजेब उसके अधीन दक्कन क्षेत्र का गवर्नर था, तब उसे गोलकुंडा के एक अधिकारी मीर जुमला की सेवा प्राप्त हुई थी। मीर जुमला पहले गोलकुंडा का अधिकारी था, बाद में वह औरंगजेब की सेवा में आ गया था। मीर जुमला अपनी योग्यता से औरंगजेब को प्रसन्न करता है और औरंगजेब के काल में वह उच्च पद पर स्थापित हो जाता है। जब औरंगजेब शासक बना तो उसने अपने वफादार मीर जुमला को बंगाल क्षेत्र का सूबेदार बनाया। इसी दौरान कामरूप, जहां का शासक जयध्वज था, जैसोर जो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, मीर जुमला द्वारा जीत लिए गए और मुगल राज्य में मिला लिए गए। 1663 में मीर जुमला की मृत्यु हो गई। अतः मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने शाइस्ता खां को बंगाल का अगला सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां ने बंगाल की खाड़ी स्थित सोन द्वीप और कूच बिहार के क्षेत्र को जीत लिया और मुगल राज्य में मिला लिया। ये वही शाइस्ता खां है जिसे कालांतर में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान हेतु भेजा था। औरंगजेब के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के हम कारणों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह कब कब हुए। औरंगजेब के समय सर्वप्रथम विद्रोह हुआ 1667 में अफगानों का विद्रोह। उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में यूसुफजई कबीले के नेता भागू तथा आफरीदी कबीले के नेता अकमल खां ने विद्रोह कर दिया। वस्तुतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्र स्थित यूसुफजई कबीला और आफरीदी कबीला अपनी स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए तत्पर थे और औरंगजेब के काल में मुगल अधिकारियों के बढ़ते केंद्रीकरण के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया। अतः इस विद्रोह का सर्वप्रमुख कारण था जनजातीय स्वतंत्रता की भावना पर मुगल प्रशासनिक केंद्रीकरण की नीति आरोपित करना। इस प्रशासनिक केंद्रीकरण की नीति का स्थानीय कबीले वासियों ने विरोध किया और औरंगजेब के विरुद्ध भागू एवं अकमल खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इसी आफरीदी कबीले के नेता और एक कवि खुशहाल खां खट्टक ने कहा है कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने औरंगजेब के हृदय को छलनी किया था और उसे सबसे ज्यादा दुख दिया था। आफरीदी कबीले का नेता और प्रसिद्ध स्थानीय कवि भी था। अंततः औरंगजेब द्वारा 1675 में अपने अधिकारी मुनीम खां को भेजा गया और मुनीम खां ने 1675 तक इस विद्रोह का दमन कर दिया। तो जनजातीय स्वतंत्रता की भावना को लेकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थानीय कबीलों ने मुगल राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। इसी प्रकार 1667 ईस्वी में ही जाट विद्रोह हुआ जो लंबे समय तक चला।
जाट वस्तुतः आगरा और मथुरा क्षेत्र के आसपास रहने वाले कृषक जाति के लोग थे। जाट विद्रोह प्रारंभ करने वाला नेता था तिलपत क्षेत्र का जमींदार गोकुल जाट। गोकुल जाट के विद्रोह के पश्चात 1685 में राजा राम जाट ने मुगल राज्य के विरुद्ध पुनः विद्रोह किया। इसके पश्चात चूड़ामन और बदन सिंह ने विद्रोह को आगे बढ़ाया और एक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की। जाट विद्रोह का अगर कारण की बात करें तो हम देखते हैं कि जाट मूलतः कृषक जाति से संबंधित थे और इस विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण था जाट क्षेत्रों में मुगल अधिकारियों द्वारा कठोर भू राजस्व नीति लागू करना, जिसमें भू राजस्व अत्यधिक मात्रा में वसूलना और वसूली के तरीके भी कठोरतापूर्वक थे। इसका विरोध स्थानीय जाट कृषकों ने किया। तो जाट विद्रोह का सर्वप्रमुख कारण था मुगल अधिकारियों द्वारा भू राजस्व की कठोर नीति का पालन करना। हालांकि एक अन्य कारण यह भी था औरंगजेब द्वारा कट्टर धार्मिक नीति अपनाया जाना। इसी के तहत मथुरा आगरा जहां जाट बाहुल्य क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में मुगल अधिकारियों द्वारा मथुरा के प्रसिद्ध केशवराय मंदिर को नष्ट कर दिया गया। अतः यह धार्मिक मुद्दा भी जाट विद्रोह से जुड़ गया। तो यहां उल्लेखनीय है, ध्यान रखने योग्य बात है कि जाट विद्रोह का मूल कारण आर्थिक है। हालांकि एक अन्य कारण के रूप में धार्मिक नीति, जो औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति थी, उसके तहत मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हिंदू मंदिरों को गिराए जाने का जाटों द्वारा विरोध करना था। इस विरोध को प्रारंभ गोकुल जाट ने किया। गोकुल जाट के कुछ वर्षों के विद्रोह के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया। कालांतर में इस विद्रोह का नेतृत्व राजाराम ने किया और राजाराम से आगे चूड़ामन और बदन सिंह जैसे जाट नेताओं ने किया। बदन सिंह ने तो स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना ही कर ली। आधुनिक भारत के इतिहास में जाट राज्य के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। इसी प्रकार औरंगजेब के काल में एक और विद्रोह 1672 ईस्वी में सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह का नेता वीरभान था। सतनामी निम्न जाति के कृषक थे। ये नारनौल और मेवात क्षेत्र, वर्तमान हरियाणा और पूर्वी राजस्थान स्थित अलवर जैसे क्षेत्रों में सम्मिलित करता है मेवात क्षेत्र, यहाँ रहते थे। और इस विद्रोह का कारण भी आर्थिक ही था, अर्थात सतनामी जो निम्न जाति के कृषक थे, इन पर मुगल अधिकारियों द्वारा कठोर भू राजस्व की नीति आरोपित करना। इस कठोर भू राजस्व की नीति का विरोध करते हुए सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। वस्तुतः सतनामी पंथ की स्थापना कबीर के शिष्य जगजीवन दास ने की थी और ये सतनामी निम्न जाति के थे, लेकिन अपने सुरक्षा के लिए हथियार साथ में रखते थे। मूलतः इनका पेशा कृषि था और जब औरंगजेब के काल में मुगल अधिकारियों द्वारा कठोर राजस्व नीति अपनाई गई तो उसके विरुद्ध सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। सतनामी विद्रोह के पश्चात 1675 में बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह की शुरुआत वैसे तो शाहजहां के काल से ही हो चुकी थी, जब वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह, जो जहांगीर और नूरजहां के समूह का सदस्य था, उसके प्रति ज़्यादा वफादार था, तो शाहजहां ने शासक बनने के पश्चात नूरजहां गुट के अमीरों को उपेक्षित करना शुरू कर दिया। जब जुझार सिंह की भी उपेक्षा शाहजहां द्वारा की गई तो जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया, जिसके बारे में हमने शाहजहां के टॉपिक के अंदर देखा था। इसके पश्चात शाहजहां के काल में ही
जुझार सिंह के उत्तराधिकारी बुंदेला शासक चंपत राय ने भी विद्रोह किया था। ये दोनों ही विद्रोह शाहजहां के काल में हुए। औरंगजेब के काल में बुंदेला विद्रोह छत्रसाल के द्वारा आगे बढ़ाया गया। चंपत राय का ही पुत्र और उत्तराधिकारी छत्रसाल था। इसके नेतृत्व में बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह हुआ। यह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु के बाद तक चलता रहा और छत्रसाल के नेतृत्व में औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना की गई थी। बुंदेला विद्रोह के पश्चात राजपूत विद्रोह 1679 में, राजपूताना में मेवाड़ और मारवाड़ ये दो शक्तिशाली रियासतें थी। तो यहां औरंगजेब की नीतियों की वजह से मेवाड़ शासक और मारवाड़ शासकों ने विद्रोह कर दिया था। मेवाड़ क्षेत्र में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करना राणा राज सिंह द्वारा किया गया, जबकि मारवाड़ में विद्रोह का नेतृत्व स्थानीय सामंत दुर्गादास राठौड़ द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम मेवाड़ विद्रोह की बात करते हैं। मेवाड़ विद्रोह के कुछ प्रमुख कारण थे। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लगा दिया था, जिसे अकबर द्वारा हटा दिया गया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः आरोपित कर दिया। इसके विरुद्ध गैर मुस्लिम जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। इसके अलावा औरंगजेब ने वृंदावन, मथुरा आदि क्षेत्रों में हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का भी आदेश दिया था। इस प्रकार औरंगजेब ने जो कट्टर धार्मिक नीति अपनाई, जिसमें जजिया कर पुनः आरोपित करना, हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाना जैसे कदम थे, इन कदमों के कारण बहुसंख्यक गैर इस्लामी जनता और मुगल दरबार स्थित हिंदू मनसबदारों, हिंदू अधिकारियों में औरंगजेब के प्रति अविश्वास और असंतोष की भावना पैदा हो गई। मेवाड़ के शासक ने भी औरंगजेब की इन नीतियों का विरोध किया। इसी के अंतर्गत राजपूताना में स्थित छोटी सी एक रियासत थी किशनगढ़। उस किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जो अत्यंत रूपवती थी, औरंगजेब उससे जबरन विवाह करना चाहता था, जबकि चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए चारुमती ने मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा राज सिंह से औरंगजेब के विरुद्ध बचाने की प्रार्थना की और चारुमती के ही आग्रह पर राणा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लिया। इस प्रकार औरंगजेब, जो चारुमती से विवाह करना चाहता था, और औरंगजेब के विवाह से पूर्व ही चारुमती का राणा राज सिंह से विवाह हो गया, तो औरंगजेब और राज सिंह के बीच में अनबन, तनातनी काफी बड़े स्तर पर फैल गई थी। यही वो कारण थे जिसकी वजह से मेवाड़ शासक ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह लंबे समय तक चला और अंततः राणा राज सिंह के उत्तराधिकारी और अगले शासक जयसिंह के समय में मुगल राज्य और मेवाड़ में एक संधि हुई, जिसके अनुसार मेवाड़ राज्य मुगल राज्य को जजिया कर नहीं देगा। इस जजिया कर के बदले मेवाड़ रियासत ने कुछ परगने औरंगजेब को सौंप दिए और अंततः विद्रोह समाप्त हुआ। तो यहां अगर मेवाड़ विद्रोह की बात करें तो मेवाड़ विद्रोह के मूल में औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति उत्तरदायी थी। इसी प्रकार अगर मारवाड़ विद्रोह की बात करें, इसी प्रकार मारवाड़ का विद्रोह 1669 से 1709 ईस्वी तक चला। लगभग 30 वर्ष तक मारवाड़ के राठौड़ों ने
औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। वस्तुतः उत्तराधिकार के युद्ध में जसवंत सिंह दारा शिकोह की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा था। जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था और मुगल मनसबदार था, तो शाहजहां का वफादार होने के कारण जसवंत सिंह दारा शिकोह की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा था। अतः जब औरंगजेब शासक बना तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह से अपनी नाराजगी के तहत उसे राजधानी से दूर कठिन कार्यों में लगाया। इसी के तहत औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 1678 में अफगानिस्तान अभियान पर भेज दिया। इसी दौरान जमरूद अभियान जो अफगानिस्तान में था 1678 में, जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह जो कि औरंगजेब की कट्टर नीतियों का प्रखर विरोधी था, अतः जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा अर्थात धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसकी कोई संतान नहीं थी। जसवंत सिंह की दोनों ही रानियां गर्भवती थी, लेकिन एक वर्ष पश्चात 1679 में जसवंत सिंह की एक पुत्र हुआ, अजीत सिंह। मारवाड़ के सामंतों ने अजीत सिंह को अपना अगला शासक घोषित कर दिया था, जबकि औरंगजेब जसवंत सिंह के प्रति अपने द्वेष को पालते हुए मारवाड़ को प्रारंभ में खालिसा भूमि में तब्दील करने का प्रयास करता रहा। लेकिन औरंगजेब की इस नीति के विरोध में मारवाड़ के सामंतों ने प्रखर विरोध किया। अंततः औरंगजेब ने मारवाड़ को खालिसा में तब्दील करने की बजाय अपने समर्थक और जसवंत सिंह के भाई अमर सिंह के पुत्र इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बनने का टीका प्रदान कर दिया। इंद्र सिंह अयोग्य और विलासी शासक था, जिसका समर्थन स्वयं मारवाड़ के सामंत नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति में मारवाड़ के सामंतों का नेतृत्व दुर्गादास राठौड़ ने किया और औरंगजेब द्वारा इंद्र सिंह को मारवाड़ का अगला शासक नियुक्त करने का विरोध किया। क्योंकि दुर्गादास के नेतृत्व में मारवाड़ के सामंत जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को नया शासक बनाना चाहते थे, अतः अजीत सिंह को शासक बनाए जाने के मुद्दे पर मारवाड़ के सामंतों ने अगले 30 वर्षों तक विद्रोह किया। विद्रोह के दौरान दुर्गादास ने, जो राठौड़ों का यूसिलेस कहा जाता है, एक अवसर पर औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण दिया था। और जब औरंगजेब का दबाव मारवाड़ पर काफ़ी पड़ा तो अकबर को औरंगजेब से सुरक्षित निकालते हुए दक्षिण स्थित मराठा शासक संभाजी के पास सुरक्षित भेज दिया था। कालांतर में अकबर फारस चला गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। तो राठौड़ों का यह विद्रोह अजीत सिंह को शासक बनाने के मुद्दे पर लगभग 30 वर्ष तक चलता रहा और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अगले शासक बहादुर शाह प्रथम अथवा शाह आलम प्रथम द्वारा 1709 में जब अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया, उसके पश्चात ही 1709 में मारवाड़ का यह विद्रोह समाप्त हुआ। तो यह मारवाड़ में हुआ विद्रोह औरंगजेब के द्वेषपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह था। इसके पश्चात औरंगजेब के काल में सिख विद्रोह हुआ। वस्तुतः हमने पूर्व के विषयों में देखा था कि सिखों और मुगलों के बीच संघर्ष की स्थिति, तनाव की स्थिति जहांगीर के काल में ही हो गई थी, जब जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने संरक्षण और आशीर्वाद दिया था। और
इसी के पश्चात जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर राजद्रोह का मुकदमा दायर करते हुए उनकी हत्या करवा दी थी। इस घटना के पश्चात ही सिखों और मुगलों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। औरंगजेब के काल में मुगलों और सिखों के बीच ये तनावपूर्ण संबंध और बढ़ गए जब औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक दिल्ली स्थित मृत्युदंड दिया, जिसकी याद में शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु तेग बहादुर के पश्चात 10वें और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विषय के बारे में विस्तार से हमने सिख धर्म के अंतर्गत पढ़ा है, इसलिए यहां संक्षिप्त में इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों ने भी इस मुगल संघर्ष के दौरान अपना बलिदान दिया और यह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी गोविंद सिंह के अनुयायी और सिख नेता बंदा बहादुर के नेतृत्व में चलता रहा और अंततः एक स्वतंत्र सिख राज्य के रूप में स्थापित होने के बाद समाप्त हुआ। इसी प्रकार औरंगजेब के काल में मराठा विद्रोह भी हुआ। यह एक स्वतंत्र टॉपिक है जिसके बारे में हम मुगल राज्य के पश्चात मराठा राज्य स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे, वहाँ इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मराठा विद्रोह शिवाजी के नेतृत्व में हुआ और शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। कालांतर में संभाजी, राजाराम और ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों के साथ यह संघर्ष औरंगजेब के काल में और औरंगजेब के काल के पश्चात भी लंबे समय तक चलता रहा। तो इस प्रकार औरंगजेब का शासनकाल का बड़ा समय अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोहों के दौरान घटित हुआ। इन विद्रोहों के पश्चात बात करते हैं हम औरंगजेब की दक्कन नीति। शासक बनने से पहले औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। दक्कन के गवर्नर रहते हुए ही औरंगजेब का संघर्ष बीजापुर राज्य से शुरू हो गया था। वस्तुतः शाहजहां द्वारा 1633 में अहमदनगर को जीतने के पश्चात दक्कन में शांति स्थापना करने के उद्देश्य से अहमदनगर के दो पड़ोसी राज्यों बीजानगर और गोलकुंडा के साथ जो 1636 की संधि की गई थी, इस संधि के तहत बीजापुर को अहमदनगर का 1/3 क्षेत्र दिया गया था। औरंगजेब शाहजहां की इस नीति का विरोधी था। उसका मानना था कि बीजापुर ने चूंकि मुगलों को अहमदनगर जीतने में अवरोध पैदा किए थे, अतः बीजापुर को किसी प्रकार का क्षेत्र नहीं दिया जाना चाहिए था। यही वजह थी कि दक्कन का गवर्नर रहते हुए औरंगजेब बीजापुर से अहमदनगर की वे 1/3 क्षेत्र जो शाहजहां द्वारा 1636 की संधि के तहत बीजापुर को दिए गए थे, उसको वापस प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। और शासक बनने के पश्चात औरंगजेब ने साम्राज्य विस्तार किया और इस दौरान उसने मराठों की शक्ति को तोड़ने के लिए बीजापुर और गोलकुंडा को पराजित करने के लिए भी दक्षिण में अनेक अभियान भेजे। इसी क्रम में 1685 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह, गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश स्थापित था और औरंगजेब के समकक्ष वहां अबुल हसन कुतुब शाह नामक शासक स्थापित था। तो 1685 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह को अपने
दो हिंदू अधिकारियों को, जिनका गोलकुंडा के प्रशासन पर काफी प्रभुत्व था, मदन्ना और अकन्ना, जो शिवाजी के साथ संधि कर दक्षिण में साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, औरंगजेब ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन पर दबाव डालते हुए अपने दो हिंदू अधिकारियों मदन्ना और अकन्ना को दंडित करने अथवा मुगल आक्रमण के लिए तैयार रहने की चुनौती दी। घबराकर गोलकुंडा के शासक अबुल हसन ने मदन्ना और अकन्ना को गिरफ्तार कर उनकी हत्या करवा दी, जिससे कुछ काल के लिए औरंगजेब के आक्रमण का खतरा गोलकुंडा पर से टल गया। 1686 में औरंगजेब ने मराठा छत्रपति संभाजी के विरुद्ध अभियान भेजने के लिए बीजापुर शासक सिकंदर आदिल शाह को 3 आदेश दिए। मराठा अभियान के दौरान बीजापुर मुगल सेना को अपने राज्य में से गुजरने के लिए रास्ता और सेना के लिए रसद उपलब्ध करवाएगा। दूसरा आदेश था, बीजापुर राज्य मराठों के विरुद्ध 5 से 10 हजार घुड़सवार सैनिक मुगलों को उपलब्ध करवाएगा। और तीसरा एवं अंतिम आदेश, बीजापुर संभाजी को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगा। वस्तुतः बीजापुर एक स्वतंत्र राज्य था और वह मुगल शासक के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं था। अतः बीजापुर के शासक सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के इन आदेशों का विरोध किया और औरंगजेब के दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य को देखते हुए बीजापुर शासक ने औरंगजेब के विरुद्ध पड़ोसी राज्य गोलकुंडा और मराठा छत्रपति संभाजी के साथ एक संधि की। इस संधि के तहत 1686 में जब औरंगजेब ने बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण किया तो संभाजी और गोलकुंडा ने बीजापुर को सैन्य सहायता उपलब्ध करवाई थी, लेकिन अंततः औरंगजेब के शक्तिशाली तोपखाने की वजह से औरंगजेब ने बीजापुर राज्य को 1686 में जीत लिया। बीजापुर को जीतने के पश्चात औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया, क्योंकि गोलकुंडा ने औरंगजेब के विरुद्ध बीजापुर राज्य को सैन्य सहायता दी थी। और 1687 में जब गोलकुंडा पर मुगल आक्रमण हुआ तो गोलकुंडा को भी जीत कर मुगल राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार 1686 में मुगल सेना द्वारा बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल राज्य में मिला लिया गया। इसके पश्चात औरंगजेब ने एक महत्वपूर्ण सामरिक भूल की। उसने बीजापुर और गोलकुंडा जैसे नवीन जीते गए क्षेत्रों में मुगल प्रशासन पूरी तरह से स्थापित किए बिना ही वह सुदूर दक्षिण में मराठों के विरुद्ध आक्रमण करने में तत्पर हो गया और इस दौरान मराठों के साथ संघर्ष में वह उलझ गया। मराठों के साथ संघर्ष के दौरान ही 1689 में एक घटना हुई कि संधमेश्वर के दुर्ग में, जहां संभाजी, उनका मित्र कवि कलश और संभाजी के परिवार वाले सुरक्षित थे, मुगल अधिकारी मुकर्रब खां को जब इसकी सूचना मिली तो एक बड़ी सेना के साथ उसने संधमेश्वर के किले को घेर लिया। अंततः संभाजी को समर्पण करना पड़ा और संभाजी, कवि कलश और संभाजी के परिवार वालों को मुगल अधिकारी मुकर्रब खां ने गिरफ्तार कर लिया और
संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को मुगल अधिकारी द्वारा यातना देकर उनकी हत्या कर दी गई तथा संभाजी के परिवार वाले, जिसमें उनका पुत्र शाहूजी और पत्नी येसुबाई एवं अन्य रिश्तेदार थे, उनको दिल्ली भेज दिया गया, जहां लंबे समय तक वे नजरबंद रहे। 1689 में संभाजी और कवि कलश की हत्या कर देने के पश्चात मराठा क्षेत्र में स्थानीय मराठों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को और तेज कर लिया और प्रत्येक मराठा घर में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ मराठों ने मुगल सेना और अधिकारियों की नाक में दम किया और मुगल सेना एक लंबे संघर्ष में उलझ गई। संभाजी की मृत्यु के पश्चात उनका सौतेला भाई राजाराम छत्रपति बना और उसने 1700 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व करते हुए मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। राजाराम के पश्चात उसकी पत्नी ताराबाई ने 1700 से 1707 ईस्वी तक अपने अल्पवयस्क पुत्र के नाम पर संरक्षक के दौरान मराठों का नेतृत्व किया और मुगलों के विरुद्ध अनेक स्थानों पर मोर्चा खोलते हुए एक कठोर संघर्ष शुरू किया। तो इस प्रकार औरंगजेब मराठों के साथ दक्षिण में संघर्ष की समस्या को लेकर उलझ गया, क्योंकि अब दक्षिण में मराठों के अनेक केंद्रों से मुगलों के विरुद्ध छापामार प्रणाली से संघर्ष जारी रहा था। मुगल सेना एक क्षेत्र जीतती और दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ती, तब तक मराठे पुनः उस क्षेत्र को जीत लेते। इस प्रकार औरंगजेब दक्षिण की समस्या में उलझकर रह गया। यह उसकी सबसे बड़ी सामरिक भूल थी। जैसे शाहजहां ने अहमदनगर को जीतने के पश्चात दक्षिण में मुगल राज्य को सुरक्षित करने और शांति बनाए रखने के लिए पड़ोसी राज्य बीजापुर और गोलकुंडा के साथ 1636 में संधि की थी, इस प्रकार की संधि करने में औरंगजेब नाकाम रहा और उसने प्रयास भी नहीं किए। यहाँ ज़्यादा अच्छा ये होता मुगल राज्य के लिए कि बीजापुर गोलकुंडा को जीतने के पश्चात शाहजहां की तरह औरंगजेब भी मराठों के साथ एक संधि करता, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा पर मुगल आधिपत्य को मराठे स्वीकार करते और दक्षिण क्षेत्र में शांति बनाए रखी जाती। लेकिन औरंगजेब ने और अत्यधिक साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से मराठों के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया और वह संघर्ष में उलझ गया। जिस प्रकार स्पेन का युद्ध नेपोलियन के लिए नासूर बन गया, उसी प्रकार दक्कन की समस्या औरंगजेब के लिए नासूर बन गया और औरंगजेब अंततः दक्षिण की समस्या में ही उलझा रहा। वह मराठों की चुनौती को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया और अंततः इस संघर्ष में उलझते हुए ही 1707 में दक्कन स्थित औरंगाबाद, वर्तमान महाराष्ट्र में के समीप औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसे औरंगाबाद के समीप ही खुलदाबाद में एक प्रसिद्ध सत्तारी संत बुरहानुद्दीन की मजार के पास दफना दिया गया था। मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार औरंगजेब के काल में ही हुआ। औरंगजेब ने अपने मुगल राज्य को सुदूर दक्षिण तक फैला दिया था और दक्षिण में बीजापुर गोलकुंडा को जीतने के पश्चात औरंगजेब ने दक्षिण के सम्राट की उपाधि ली थी। औरंगजेब धार्मिक रूप से काफी कट्टर था। वह शरीयत के नियमों का कठोरता से पालन करता था और शरीयत के इन नियमों की पालना के अंतर्गत ही वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था और खाली समय में कुरान की नकलें बनाता। वह
शरीयत के पालनार्थ शराब आदि मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहता था और एक साधारण जीवन जीता था। इसीलिए औरंगजेब को जिंदा पीर या शाही दरवेश भी कहा जाता थे।